हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू इंस्पायरिंग माइंड्स ऑनलाइन क्लासेस। सो आज लेक्चर 5 चलने जा रहा है, शुरू होने जा रहा है यूनिफॉर्म एक्सलेटेड मोशन का पार्ट नंबर 2। सो पार्ट नंबर 1 में हमने एक फॉर्मूला ड्राइव किया था v इज u प्लस at, जिन्हें हम बोलते हैं यूनिफॉर्म एक्सलेटेड की इक्वेशन, यूनिफॉर्म एक्सलेटेड मोशन की इक्वेशन। तो आज पार्ट नंबर 2 वहीं से कंटिन्यू हो रहा है। दो इक्वेशंस और हैं यूनिफॉर्म एक्सलेटेड मोशन की, जो है कि बेसिकली अगर डिस्टेंस, जो पिछला इक्वेशन था वो क्या था, v इज इक्वल टू यू प्लस एटी। तो उस इक्वेशन में था कि अगर हमारे पास एक्सेलरेशन गिवन हो, टाइम गिवन हो, इनिशियल वेलोसिटी गिवन हो, तो फाइनल वेलोसिटी कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। आज का रिलेशन है साथ में अगर डिस्टेंस की इन्वॉल्वमेंट हो जाए। अगर डिस्टेंस भी साथ में हो तो डिस्टेंस के अकॉर्डिंगली हम कैसे इक्वेशन को यूज कर सकते हैं। अगर वेलोसिटी गिवन हो, इनिशियल वेलोसिटी गिवन हो, एक्सेलरेशन गिवन हो, तो डिस्टेंस ढूंढने के लिए कौन सा फॉर्मूला यूज हो सकता है। तो आज वो हम डिस्कशन करेंगे पार्ट नंबर 2 में फॉर यूनिफॉर्म एक्सलेटेड मोशन की इक्वेशंस। तो आज की जो सबसे पहली इक्वेशन मैं प्रूव करने जा रहा हूं, आपको ये तो याद होगा कि हमने जो ये प्रूव करनी है सारी इक्वेशंस, वो एक ही तरीके से प्रूव करनी है, दैट इज ओनली वाया यूजिंग वीटी ग्राफ। तो आज हम जो शुरू करने जा रहे हैं वो शुरू करने जा रहे हैं कि यूजिंग वीटी ग्राफ of uniform motion show that S is equal to ut plus half at square। सो आज हमारा सबसे पहला रिलेशन यही है कि वीटी ग्राफ की इक्वेशन को यूज करते हुए, वीटी ग्राफ को यूज करते हुए हमने प्रूव करना है कि S जो है वो किसके बराबर है, ut प्लस हाफ at स्क्वायर के बराबर है। तो आज जो ये रिलेशन हम यूज कर रहे हैं S इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर के रिलेटेड में, तो इसमें कुछ बातें आपको ध्यान रखनी है। सबसे पहले इसको बोला क्या जाएगा, इसको हम बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट टाइम रिलेशन। ये रिलेशन कौन सा है, ये भी बोला जा सकता है कि यूजिंग वीटी ग्राफ ऑफ यूनिफॉर्म मोशन प्रूव रिलेशन बिटवीन डिस्प्लेसमेंट एंड टाइम। इसे हम डिस्प्लेसमेंट टाइम रिलेशन का भी नाम दे सकते हैं कि डिस्प्लेसमेंट एंड टाइम के बीच में हमें रिलेशन पता करना है, और वो रिलेशन है क्या, वो है S इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर। तो शुरुआत कैसे करनी है, देखिए सबसे पहली बात, वो बात तो हमें पहले से क्लियर है कि यूनिफॉर्म मोशन में अगर इनिशियल वेलोसिटी जीरो नहीं है तो वीटी ग्राफ उसका कैसा बनेगा। यूनिफॉर्म मोशन का वीटी ग्राफ अगर u जीरो नहीं है, तो ये आप लोगों को बहुत क्लियरली पता है। मैं डायग्राम बनाने जा रहा हूँ, ग्राफ बनाने जा रहा हूँ, और ये बन गया मेरे पास वीटी ग्राफ अगर u जो है वो जीरो के बराबर ना हो। अब इसमें ये जो कॉन्सेप्ट है, जो ये शुरू करना है, वो कहां से शुरू करना है, वी हैव टू गो फ्रॉम ओरिजिन। सो ओरिजिन से ये जो वेलोसिटी है ये कितनी है, ये वेलोसिटी है u। यहां तक जो ये वाली कॉन्सेप्ट है, यहां तक ये वाली वेलोसिटी कौन सी हुई, दैट इज फाइनल वेलोसिटी, दैट इज v। और ये जो कॉन्सेप्ट है यहां तक का, ये कितना है, दैट इज टाइम t। तो ये फैक्टर्स वही पुराने फैक्टर्स हैं जो पहले से हम यूज कर रहे हैं। ये u वेलोसिटी है, ये एंड तक फाइनल वेलोसिटी v है, और ये क्या है, समय है टाइम t का। और इसी के अंदर ही जो स्लोप है, जो एंगल है स्लोप बनाने के लिए, और वो ये वाला एंगल है, इसे हम क्या नाम देंगे, थीटा। नेमिंग भी दे सकते हो, दिस इज o, दिस इज a, दिस इज b, दिस इज c एंड दिस वन इज d। तो ये सारी की सारी इसकी मेन क्रेडेंशियल्स हैं जो यहाँ पे हमने यूज करने हैं। नाउ सबसे पहला कॉन्सेप्ट हम क्या जानते हैं, हम ये जानते हैं, मैं प्रूव करने जा रहा हूं रिलेशन को, कि इस ग्राफ को देखते हुए ये ग्राफ का एरिया जो है वो किसके बराबर है। ये जो ग्राफ है इसके अंदर ये मेरे पास क्या आया, अब ये एरिया आया, ये क्या आया मेरे पास, एरिया है, ये जो मैं शेड कर रहा हूं, ठीक है। तो ये शेडेड पोर्शन को अगर मैं ऑब्जर्व करूं तो ये फिगर मेरे पास कुछ इस प्रकार की बन रही है, ये फिगर बन रही है मेरे पास। तो जो ये एरिया आया ग्राफ बनाकर, जो मेरे पास ये एरिया आ रहा है, ये एरिया किसका है, तो मैथमेटिक्स के अकॉर्डिंगली ये एरिया किसका है,
दिस इज द एरिया ऑफ ट्रेपेजियम। ये एरिया किसका है? ये एरिया ट्रेपेजियम का है। तो मैं ये बोल सकता हूं कि एरिया ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ किसके बराबर है? एरिया ऑफ ट्रेपेजियम के बराबर है। तो इस वीटी ग्राफ का जो ये जो वीटी ग्राफ है इसका एरिया किसके बराबर है? एरिया ऑफ ट्रेपेजियम के बराबर आ रहा है। तो पहला कॉन्सेप्ट तो यहीं से क्लियर हो गया कि जो वीटी ग्राफ है उसका एरिया वो ट्रेपेजियम के एरिया के बराबर है। दूसरा कंसेप्ट पुरानी बात हो चुकी है। मैंने आपको जो यहाँ पे मेरी मेन रिक्वायरमेंट है वो क्या है कि यूजिंग वीटी ग्राफ ऑफ यूनिफॉर्म मोशन। अब अगर आप मेरे पिछले लेक्चर्स को ध्यान से सुनते आ रहे हो तो आपको एक बात जरूर मालूम होनी चाहिए, वो क्या कि अगर यूनिफॉर्म मोशन के केस में एरिया अंडर वीटी ग्राफ देखूं, यूनिफॉर्म मोशन के अंदर एरिया अंडर वीटी ग्राफ बनाऊं, तो ये अगर वेलोसिटी कांस्टेंट हो तो मैंने बोला था इस केस में कि एरिया ऑफ वीटी ग्राफ हमेशा किसके बराबर रहेगा? ये भी मोशन जो है यूनिफॉर्म ही है, तो ये हमेशा बराबर रहता है डिस्टेंस के। तो मैं ये बता रहा हूं कि ये मैंने प्रूव किया है लेक्चर नंबर 2 में। अगर लेक्चर नंबर 2 के एंडिंग देखोगे तो वहां पे हमने ये रिलेशन प्रूव किया है वेलोसिटी टाइम ग्राफ फॉर यूनिफॉर्म मोशन। ठीक है, तो उसमें मैंने ये ग्राफ बनाकर प्रूव किया हुआ है कि जब भी वीटी ग्राफ हम ड्रॉ करेंगे उसका एरिया हमेशा किसके बराबर आएगा? डिस्टेंस के बराबर आएगा। तो मैं यहाँ पे ये भी लाइन लिख सकता हूं, ये मान लीजिए मेरी फर्स्ट लाइन है। यहाँ पे ये भी आ सकता है कि ऑल्सो एरिया ऑफ वीटी ग्राफ किसके बराबर होता है? हमेशा डिस्टेंस के बराबर होता है। तो जब भी एरिया ऑफ वीटी ग्राफ की बात होती है तो मैंने वहां पे बताया भी था कि जब भी आपको एरिया दिया जाए वीटी ग्राफ का तो आप सीधा बोल सकते हो कि वो किसके बराबर है, उसका एरिया कैलकुलेट करके कि वो डिस्टेंस के बराबर है। तो अगर इन दोनों लाइंस को ऑब्जर्व करें, ये मान लीजिए फर्स्ट नंबर लाइन है, ये मान लीजिए सेकंड नंबर लाइन है, तो इन दोनों लाइंस को ऑब्जर्व किया जाए तो क्या बात सामने आ रही है कि अगर एरिया वीटी ग्राफ का ट्रेपेजियम के एरिया के बराबर है, एरिया वीटी ग्राफ का डिस्टेंस के बराबर है, तो हम ये भी तो बोल सकते हैं कि जो डिस्टेंस है वो किसके बराबर होगा? वो बराबर होगा एरिया ऑफ ट्रेपेजियम के। जब बाकी एरिया आते थे तब उनके एरिया लिए जाते थे, आज ट्रेपेजियम सामने आया है तो जो ये ट्रेपेजियम का एरिया है वो किसके बराबर होगा? डिस्टेंस के बराबर होगा। पुरानी बात हो चुकी है, सेकंड लेक्चर में यही तो प्रूव किया है कि जब भी कोई वीटी ग्राफ का एरिया होगा आपने सीधा उसको क्या बोलना है कि वो किसके बराबर है? वो डिस्टेंस के बराबर है। तो आज ये भी बात प्रूव होगी कि जो ये एरिया अंडर वीटी ग्राफ आया था वो क्या एरिया था? वो एक ट्रेपेजियम का एरिया था। तो ट्रेपेजियम का एरिया किसके बराबर है? डिस्टेंस के बराबर है। ये हम करने क्या जा रहे हैं? इस रिलेशन को प्रूव करने का एक तरीका ढूंढने जा रहे हैं। अब डिस्टेंस माने s इज इक्वल टू, अब क्वेश्चन ये है कि भाई एरिया ऑफ ट्रेपेजियम का फॉर्मूला क्या होगा? ये हमेशा आपको माइंड में हो कि एरिया ऑफ ट्रेपेजियम का फॉर्मूला होता है हाफ सम ऑफ पैरेलल लाइंस इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। एरिया ऑफ ट्रेपेजियम का फॉर्मूला क्या होता है? सम ऑफ पैरेलल लाइंस इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। यानी कि पैरेलल लाइंस कौन कौन सी? पैरेलल लाइंस जो ये वाली, एक ये पैरेलल लाइन आई और इसके पैरेलल कौन सी लाइन है? ये वाली। इन दोनों लाइंस का क्या चाहिए? इन दोनों लाइंस का सम चाहिए। तो लो जी शुरू कर देते हैं फिर। डिस्टेंस इक्वल टू हाफ उन दोनों लाइंस का सम, मतलब OA प्लस BD, ये हो गया। साथ में क्या चाहिए? परपेंडिकुलर डिस्टेंस मतलब जो ये लाइन है इसका परपेंडिकुलर, ये इसका क्या है? ये वाला। कोई मर्जी लाइन उठा लो, इन दोनों के ही परपेंडिकुलर ये वाला है। तो लाइन कौन सी है ये? दैट इज इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस कॉल्ड AC। तो इस तरह से इस वीटी ग्राफ में हमने फॉर्मूला जो है वो अप्लाई किया, सम ऑफ पैरेलल लाइंस इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो डिस्टेंस इक्वल टू हाफ OA की वैल्यू कितनी है? ये बिल्कुल क्लियर है, दैट इज U, प्लस BD की वैल्यू कितनी है? ये भी बिल्कुल क्लियर है, दैट इज V,
इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस AC, ये भी किसके बराबर है, दैट इज ऑल्सो क्लियर, दैट इज इनटू टाइम t। ये हमारे पास बन गया एक थर्ड नंबर रिलेशन। ठीक है, तो सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे मैंने क्या किया है, सिर्फ और सिर्फ फॉर्मूला को अप्लाई किया है। नाउ अब आगे बढ़ने से पहले ये सोचना होगा कि हमें फॉर्मूला बनाना कौन सा है और आगे करने के लिए कंसेप्ट यूज कैसे करेंगे। ठीक है, अब जितना डायग्राम को यूज करना था वो हमने यूज कर लिया, अब हमारी रिक्वायरमेंट जो है वो सामने आएगी। रिक्वायरमेंट क्या सामने आएगी, क्या मतलब, फॉर्मूला प्रूव क्या करना था, S इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर। अब यहां पे फॉर्मूला क्या है, हाफ u प्लस v इंटू टी। अब मुझे पता लग रहा है कि फॉर्मूले में एक्सेलरेशन का जिक्र हो रहा है, लेकिन मैंने जो प्रूव किया है अभी तक वहां पे एक्सेलरेशन है ही नहीं, तो मुझे किसी ना किसी तरीके से एक्सेलरेशन यहाँ पे लेकर आनी है। और वहां पे v का कोई जिक्र नहीं है, जो मुझे प्रूव करना है उसमें v नाम का कुछ नहीं है, लेकिन यहाँ पे हमारे पास क्या है, v है। इसका मतलब v को खत्म करना है और एक नई क्वांटिटी को यूज करना है। तो ऐसा कौन सा रिलेशन यूज करें जिसमें v खत्म हो जाए, यानी कि v भी हो और a भी हो, ताकि उनको यूज करके मैं फाइनल रिलेशन प्रूव कर सकूं। तो वो रिलेशन एक ही है जो हमने लास्ट लेक्चर में प्रूव किया था, वो क्या, कि v हमेशा किसके बराबर होता है, क्योंकि यूनिफॉर्म एक्सलेटेड मोशन है तो हरगिज v इज इक्वल टू at तो लगा ही नहीं सकते, साथ में u को कंसीडर करना पड़ेगा। तो v किसके बराबर है, u प्लस at के। तो ये रिलेशन आप पुट कर दोगे किसमें, पुट दिस रिलेशन इन रिलेशन नंबर थर्ड। तो क्या आंसर आया फिर, डिस्टेंस इक्वल टू हाफ u प्लस v की वैल्यू कितनी, u प्लस at और मल्टीप्लाई किसके साथ कर देना है, टाइम के साथ कर देना है। तो डिस्टेंस कितना आ गया, हाफ u प्लस u कितना, 2u प्लस 80 और मल्टीप्लाई बाय परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना, दैट इज t। ये हमारे पास वैल्यू पुट करने के बाद का आंसर। लो जी, अब लास्ट है, आपने इस साइड भी मल्टीप्लाई करनी है, आपने इस साइड को भी मल्टीप्लाई करना है। पहले हाफ को मल्टीप्लाई कर देते हैं, 2 इंटू 1/2 इंटू यू, प्लस हाफ को मल्टीप्लाई किया, हाफ 80, t बाहर का बाहर, फिर t को भी मल्टीप्लाई करना है। यहाँ पे देखा 2 के साथ 2 क्या हो गया, कैंसिल, s इज इक्वल टू ये मल्टीप्लाई किया ut प्लस इसके साथ तो मल्टीप्लाई कर लिया, इसके साथ भी मल्टीप्लाई करना है, तो साथ में क्या आ जाएगा, हाफ a, t को मल्टीप्लाई किया इसके साथ, तो आंसर कितना आ गया, t का स्क्वायर। तो लीजिए, इसके साथ हमारा पहला आर्टिकल जो है वो डिराइव हो जाता है कि s हमेशा किसके बराबर है, ut प्लस हाफ at स्क्वायर के बराबर है। तो ये मेथड के साथ हम प्रूव करेंगे कि पहले हम ये सोचेंगे कि पुरानी बातें क्या थी, उनको यूज करके हम एरिया फाइंड आउट करेंगे। एरिया फाइंड आउट करने के बाद हम रिक्वायरमेंट देखेंगे, फॉर्मूला हमें पता था, वैल्यू पुट किया और उसको सॉल्व करके, मैथमेटिकली सॉल्व करके हमारे पास आंसर आ गया कि s हमेशा किसके बराबर है, ut प्लस हाफ at स्क्वायर के बराबर है। अब इसका न्यूमेरिकल किस प्रकार का बन सकता है, जो मेन मकसद है हमारा वो न्यूमेरिकल पोर्शन है, कि न्यूमेरिकल पोर्शन हमारा सॉर्ट हो, क्योंकि आज अगर हम न्यूमेरिकल को बड़े आराम से सीखते हैं तो आने वाले 2 साल तक हमारे न्यूमेरिकल पोर्शन कभी भी खराब नहीं होगा। फिजिक्स में सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट ही न्यूमेरिकल को समझना है, और इन फॉर्मूले के जरिए हमारी न्यूमेरिकल की प्रैक्टिस बहुत ज्यादा होने वाली है। मैंने पहले भी बताया था कि ये फॉर्मूलाज न्यूमेरिकल्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, और न्यूमेरिकल इसके बहुत सारे बन सकते हैं, बहुत तादाद है न्यूमेरिकल्स की। आप चेक कीजिएगा, आपको बुकलेट्स में बहुत न्यूमेरिकल मिलेंगे हमारी, आपको ऑब्जेक्टिव मॉड्यूल्स में बहुत न्यूमेरिकल दिए जाएंगे, यहाँ आपके पास है भी मॉड्यूल, उनमें भी बहुत न्यूमेरिकल्स हैं। तो इसके न्यूमेरिकल पोर्शन को अगर आपने स्ट्रॉन्ग कर लिया तो आने वाले टाइम में आपका न्यूमेरिकल खराब नहीं होगा, चाहे वो किसी भी चैप्टर की हम बात कर लें, क्योंकि इट इज ऑल अबाउट द प्रैक्टिस एंड द सेंस ऑफ ह्यूमर। न्यूमेरिकल करने के लिए एक प्रैक्टिस और एक सेंस ऑफ ह्यूमर बहुत जरूरी है। कि सेंस ऑफ ह्यूमर का, कि न्यूमेरिकल की पहचान, कि उसमें फॉर्मूला क्या है और उसमें बात क्या की जा रही है, और प्रैक्टिस से ही सेंस ऑफ ह्यूमर बढ़ सकता है, कि जितनी प्रैक्टिस करते जाओगे उतने उतने आपके न्यूमेरिकल की सेंस जो है वो बनती जाएगी। तो आइए इसका न्यूमेरिकल चेक करते हैं और देखते हैं कि हमारी सेंस उसमें कितनी काम कर रही है। न्यूमेरिकल कुछ ऐसा है जी, आप नोट कर सकते हो, न्यूमेरिकल है
a body travels first 200 meter in 2 seconds and next 220 meter in 4 seconds. Find velocity of a body in 7 seconds. ये आपके पास एक क्वेश्चन आया, बड़ा ही अच्छा सा क्वेश्चन है, आराम से सुनना है इसको, और यही क्वेश्चन से आपकी काफी इंप्रूवमेंट होगी न्यूमेरिकल्स की नॉलेज के अंदर। सो क्वेश्चन क्या है, कहते हैं एक बॉडी है, वो मूव कर रही है, फर्स्ट डिस्टेंस कितने मीटर का, 200 मीटर का, कितने सेकंड्स में, 2 सेकंड्स में। मतलब एक बॉडी मान लीजिए ए से बी तक जा रही है, डिस्टेंस उसका कितना है, 2 मीटर, 200 मीटर, और समय उसको कितना लगा, 2 सेकंड्स। फिर उसने आगे इसी के साथ ही कंटिन्यूटी में है कि उसने आगे 220 मीटर और कवर किया है और उसको समय कितना लगा, उसको समय लगा है 4 सेकंड का। इसका मतलब ये बॉडी रुकी नहीं थी, ये बॉडी चलती जा रही है, ये बॉडी चलती जा रही है और यहां तक इसने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, 220 मीटर। पहले उसने किया था 200 मीटर और वहां तक उसको समय कितना लगा, उसको समय लगा 4 सेकंड्स का। तो ये अगले सफर की बात हो रही है। 200 मीटर कितने सेकंड्स में, 4 सेकंड्स में। ठीक है, मतलब पहले 200 मीटर 2 सेकंड में, अगले 200 मीटर 220 मीटर 4 सेकंड्स में। ओके, नाउ क्वेश्चन आपसे ये पूछा जाता है कि बताइए उस बॉडी की वेलोसिटी कितनी है, कब, 7th सेकंड में। मतलब कि यहां पे लगभग उसकी हमें क्या पता करनी है, वेलोसिटी पता करनी है। तो ये आपके पास सारे का सारा क्वेश्चन कि भाई उसने पहले तो 2 सेकंड कवर किया, फिर उसने कवर किया 4 सेकंड, टोटल कितने हो गए ये, 6 सेकंड। तो 6 सेकंड के बाद इमीडिएटली 7वां सेकंड आएगा, तो 7वें सेकंड पे उसकी क्या पता करनी है, वेलोसिटी पता करनी है। वेलोसिटी मतलब क्या, मतलब फाइनल वेलोसिटी आपको पता करनी है कि उसकी कितनी होगी। मैं ये बोल सकता हूं कि इस क्वेश्चन से ये समझ आया कि पहले 2 सेकंड, फिर 4 सेकंड, 4 + 2, टोटल जर्नी कितनी की होगी, 6 सेकंड की। तो आगे पूछा कब है, 7वें सेकंड पे। कहने का मतलब वो क्या थी, वो एंड ऑफ द जर्नी थी, कि हमें एंड ऑफ द जर्नी पे क्या पता करना था, वेलोसिटी पता करना था। तो ये हमारे पास पूरा कंप्लीटली क्वेश्चन बनना शुरू हो गया। अब मेरे पास प्रॉब्लम क्या आ रही है, मेरे पास 2 प्रॉब्लम्स हैं। मैं वेलोसिटी तो पता कर लूं, लेकिन मुझे उसके लिए वैल्यूज चाहिए। मुझे इनिशियल वैल्यू पता हो कि इनिशियल वेलोसिटी कितनी है, मुझे एक्सेलरेशन पता हो, तभी मैं कुछ ना कुछ फाइनल वेलोसिटी के लिए पता कर सकता हूं, नहीं तो पता करना मुश्किल है। तो उसके लिए सबसे पहले मैंने ये सोचा कि मुझे इतना तो क्लियर हो चुका है ना कि बॉडी कहां से कहां गई है, ए से बी तक गई है। तो यहां से मेरे पास 2 वैल्यूज हैं। एक तो मुझे टाइम भी पता है कि बॉडी का सफर करने का ए से बी तक कितना है, 2 सेकंड, और मुझे उसका डिस्टेंस भी पता है कितना, 200 मीटर। तो यहां से कुछ ना कुछ किया जा सकता है। वो क्या, वो हम ये यूज कर सकते हैं कि अगर हमें टाइम भी पता है 2 सेकंड, अगर हमें डिस्टेंस भी पता है 200 मीटर, तो एक फॉर्मूला ऐसा यूज किया जा सकता है इक्वेशन ऑफ मोशन का। क्योंकि है क्या, ये है तो ये क्वेश्चन यूनिफॉर्म एक्सिलेटेड मोशन का, तो ये क्वेश्चन ऐसा यूज किया जा सकता है जिसमें यूनिफॉर्म एक्सिलेटेड मोशन की इक्वेशन यूज हो। तो वो इक्वेशन क्या यूज हो सकती है, वो यूज हो सकती है कि S = ut + ½ at²। डिस्टेंस कितना, 200 मीटर का, u मालूम नहीं, टाइम 2 सेकेंड + ½ × a, टाइम यहाँ पे कितना आ गया, 2 का स्केयर। तो 200 = 2u + ½ a × 4। तो आंसर आ गया यहाँ पे 200 = 2 कॉमन, u + a, ये और ये कैंसल, तो आंसर आ गया जी u + a = 100 मीटर। ये मेरे पास क्या बन चुकी है, एक
पहली इक्वेशन बन चुकी है। मैथमेटिकली मैंने क्या किया, वैल्यूज को पुट किया, कॉमन निकाला 2 यहाँ से कट करके और इसके साथ कैंसिल कर दिया, इसके साथ कैंसिल किया तो यहाँ पे क्या बचा 100। तो इक्वेशन बन गई मेरे पास u + a = 100। ये मेरा पहला स्टेप था, सिर्फ और सिर्फ कितनी जर्नी तक का, पहले 2 सेकेंड तक का। शुरुआत वाली बात क्लियर होगी। अब अगली बात पे चलते हैं। अब चलते हैं कि जब उसने पूरी जर्नी कंप्लीट कर ली तब क्या बन सकती है उसकी इक्वेशन। शुरुआत वाली इक्वेशन पता कर ली कि जब उसने अपनी जर्नी शुरू की थी तब पूरा 200 मीटर तक का। फिर शुरू से लेकर एंड तक का ढूंढते हैं, शुरू से लेकर एंड तक का कितना हो। तो शुरू से लेकर एंड तक अगर देखा जाए तो उसने डिस्टेंस कितना ट्रैवल कर लिया, डिस्टेंस कर लिया 200 + 220 दैट बिकम्स इक्वल टू 420 मीटर शुरू से लेकर एंड तक। ये हो गया आपका स्टेप नंबर 1। ये कब का है, ये है फ्रॉम A टू B। और ये है आपका स्टेप नंबर 2। ये कब का, ये है फ्रॉम A टू C, A से लेकर C तक का पूरा कंप्लीट। तो उसमें उसने डिस्टेंस कितना कवर किया 420 मीटर और टाइम उसको कितना लगा, दैट इज इक्वल टू 6 सेकेंड। तो यहां पे आप फिर से यही इक्वेशन का फॉर्मूला यूज कर लीजिए कि S इज इक्वल टू ut + ½ AT²। तो S कितना 420, U मालूम नहीं 6 + ½ A × 36। तो इसको हम कैंसिल कर सकते हैं। ये बन गया हमारे पास 420 = 6U + 18A। 420 = 6 कॉमन, U + 3 और ये 6 यहाँ पे कैंसिल हो सकता है। ठीक है जी, तो यहां तक कोई डाउट आपको क्लियर है बेटा। तो यहाँ पे हम यहाँ पे कैंसिल भी कर सकते हैं इसको। तो ये हमारे पास बन गया U + 3A दैट इज इक्वल टू 70। U + 3A = 70। ये मेरे पास बन गई दूसरी इक्वेशन। ओके बेटा, तो ये हमारे पास कंप्लीट बन गई 2 इक्वेशंस। एक बन गई U + A की और एक बन गई U + 3A की। अब कोई बच्चा पूछता है सर आपको ये क्यों लगा कि आप पहले हाफ जर्नी तक का देखोगे फिर फुल जर्नी तक का देखोगे। क्योंकि मैंने ये ऑब्जर्वेशन की कि शुरुआत वाली इक्वेशन को यूज करके तो मुझे ये पता लग रहा है कि इनिशियल वेलोसिटी कितना है और पूरी जर्नी को यूज करके मुझे क्या पता लग रहा है कि एक्सेलरेशन कितनी है। तो ये दोनों इक्वेशंस के केस में अगर शुरू से एंड तक की बात करूं और शुरू से बीच तक की बात करूं, इस केस में एक तो बात पक्का है कि एक तो इनिशियल वेलोसिटी दोनों केसेस में सेम रहती है, चाहे आप A से B तक। क्वेश्चन क्या है कि सर आपको कैसे पता लगा कि पहले हाफ तक देखना था फिर फुल तक देखना था। अगर मैं एग्जाम में बैठा हूं तो मुझे कैसे पता लगेगा। तो मैंने इसमें क्या सोचा, मैंने ये सोचा था कि मैं कोई ऐसा कॉन्सेप्ट करूं जिसमें इन दोनों केसेस को यूज करके मेरी इनिशियल वेलोसिटी सेम रहे। तो मैंने क्या किया, पहले A से B तक देखा काम, तो मैंने देखा उसमें वेलोसिटी U आ रही है, ये तो 100% था। अब A से C तक देखूंगा तो भी तो इनिशियल वेलोसिटी U ही आएगी क्योंकि बॉडी तो A से ही स्टार्ट हो रही है। तो इस दोनों केसेस को बनाकर इनिशियल वेलोसिटी सेम है। अगर पहला केस 200 मीटर का बना देता, दूसरा केस 220 मीटर का बना देता, तो उस केस में मैं B से शुरू करता, तो B पे इनिशियल वेलोसिटी U नहीं रहती, U नहीं रहती, कुछ और होनी चाहिए थी, तो वैसी नहीं रहती जैसे शुरू में थी। तो इस कारण A से B तक चला जाऊं, A से C तक जा रहा हूं, U जो है वो हमेशा क्या रह रहा है, सेम ही रह रहा है। और एक्सेलरेशन का तो आपको पता ही है कि टोटल जर्नी में एक्सेलरेशन तो मेंटेन हुई है क्योंकि क्वेश्चन क्या है, यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन का ही है। तो इस कारण ये कंसेप्ट को यूज करके मैंने इन 2 इक्वेशंस को बनाया। और इन दोनों केसेस को अगर आप देखोगे तो इस केस में U भी सेम है, इन दोनों केसेस में 200 मीटर तक U जो है वही 420 मीटर का रहेगा, 200 मीटर तक का जितना एक्सेलरेशन है वही 420 मीटर तक की एक्सेलरेशन रहेगी। तो इस कारण मैंने ये 2 केसेस उठाए और मुझे बेनिफिट क्या हुआ, मैं इन दोनों इक्वेशंस को ऐड करूंगा, ऐड फर्स्ट एंड सेकंड। तो ये हो जाएगा U + A = 100, ये हो जाएगा U + 3A = 70।
उम्मीद करता हूं आपको इस तरह से इक्वेशंस को ऐड करना आता हो और फिर उसको सब्ट्रैक्ट करना भी आता हो। तो ये u के साथ u क्या हो गया, कैंसिल, -3a + 2a ये बन जाएगा -2a, 100 - 70 दैट बिकम्स इक्वल टू 30। तो आंसर कितना आ गया, दैट इज इक्वल टू -15 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये मेरे पास क्या आ चुकी है, ये हमारे पास एक्सेलरेशन आ चुकी है। तो ये फायदा था इक्वेशंस को यूज करने का। इसी तरह से अगर हम देखें कि भाई u भी ढूंढ ले, इनिशियल वेलोसिटी, तो क्या करेंगे, इनमें से किसी भी इक्वेशन में पुट कर दो। आपने यही इक्वेशन पुट कर देनी है किस रिलेशन में, सेकेंड रिलेशन में। तो अगर सेकेंड रिलेशन में पुट करोगे तो u + 3 × -15 = 70। तो ये हो गया हमारे पास u -15 × 3 दैट बिकम्स इक्वल टू 45 = 70। तो u कितना आ गया, 70 + 45। तो आंसर विल बी 115 मीटर पर सेकेंड। ठीक है बेटा, तो ये हमारे पास क्या आ गई, इनिशियल वेलोसिटी, और वो हमारे पास क्या थी, एक एक्सेलरेशन। तो इस केस में ये बातें तो हमें बिल्कुल क्लियर हो चुकी हैं। अब लास्ट स्टेप है कि हमसे क्या पूछा गया है, हमसे पूछा गया है कि बताइए फाइनल वेलोसिटी कितनी होगी। स्टेप नंबर 3 किसके लिए, फाइनल वेलोसिटी को ढूंढने के लिए। तो फाइनल, अब मेरे पास है क्या क्या, मेरे पास अब एक तो u है, u कितना 115, एक a है कितना -15 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब फाइनल वेलोसिटी ढूंढने के लिए मतलब हमें क्या है चाहिए, मुझे v चाहिए एक तो, और समय बता दिया कितने सेकंड पे पता करनी है फाइनल वेलोसिटी, 7 सेकंड पे। तो ओवरऑल 7 सेकंड तक ये इनिशियल वेलोसिटी रहेगी और यही क्या रहेगी, एक्सेलरेशन रहेगी। तो u है, a है, v है, t है। तो ये करने के लिए हमारे पास एक ही फॉर्मूला बचा है कि हम ये लगा सकते हैं कि v जो है वो u + at के बराबर है। इसमें u हमारे पास आएगा 115 प्लस एक्सेलरेशन आएगा -15 इंटू टाइम आएगा हमारे पास 7 सेकेंड्स। तो इस तरह से आप इसको सॉल्व करोगे, जब इसको सॉल्व कर लोगे आपके पास यहाँ पे फाइनल आंसर आना शुरू हो जाएगा। तो यू विल से दैट कि 15 × 7 ये हमारे पास 105 है। तो आंसर कितना आ जाएगा, दैट विल बी इक्वल टू 10 मीटर पर सेकेंड। तो फाइनल वेलोसिटी कितनी आ जाएगी, दैट इज इक्वल टू 10 मीटर पर सेकेंड। इस तरह से आपने फाइनल वेलोसिटी को ढूंढ लेना। सो एक जबरदस्त क्वेश्चन है ये, बहुत अच्छा क्वेश्चन था। मैंने कोई लो लेवल का क्वेश्चन नहीं करवाया, मैंने शुरुआत ही आपको इस तरह से रखी है कि आपने भी ये न्यूमेरिकल को पूरा फोकस के साथ फिर से ऑब्जर्व करना है। आपको अगर ये न्यूमेरिकल में कहीं भी डाउट लगा है तो प्रीवियस वीडियो करके इसको फिर से ऑब्जर्व कर सकते हो इस न्यूमेरिकल को। नहीं तो आप जब मर्जी ये न्यूमेरिकल के लिए मुझे पूछ सकते हो फोन नंबर पे कि अगर ये न्यूमेरिकल में आपको किसी प्रकार का कोई भी डाउट लगा हो। ठीक है, लेकिन है बहुत अच्छा न्यूमेरिकल। इस तरह के न्यूमेरिकल हमने और भी बहुत सारे करने हैं। ठीक, तो जैसे जैसे हम आगे बढ़ रहे हैं तो आपके सहयोग से वैसे वैसे हम न्यूमेरिकल्स को भी, लेवल को भी बढ़ाते रहेंगे और डिफरेंट टाइप्स के न्यूमेरिकल्स को हम यूज करते रहेंगे। तो लीजिए ये एक न्यूमेरिकल था, इस इक्वेशन को यूज करके s = ut + ½ at² की इक्वेशन को यूज करके। अब आगे बढ़ते हैं हम। नेक्स्ट हमारे पास कंसेप्ट आता है एक और इक्वेशन जो कि लास्ट इक्वेशन है यूनिफॉर्म एक्सिलेटेड मोशन की, उसको प्रूव करना है। लेकिन किसको यूज करके, वही कंडीशन सेम रहेगी, यूजिंग VT ग्राफ। सो VT ग्राफ को यूज करके हमें प्रूव करना है। और इक्वेशन क्या है, इक्वेशन है v² - u² = 2as। सो क्वेश्चन क्या बनता है कि यूजिंग VT ग्राफ of uniform motion show that v² - u² = 2as। v² - u² = 2as हमें प्रूव करना है किस इक्वेशन को यूज करके, यूनिफॉर्म एक्सिलेटेड मोशन की
इक्वेशन को यानी कि वीटी ग्राफ को यूज करके यूनिफॉर्म मोशन के, इसे हम क्या बोलते हैं, इसे हम वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट रिलेशन भी बोलते हैं। ये क्या होता है, इसका दूसरा नाम क्या है, वेलोसिटी एंड डिस्प्लेसमेंट रिलेशन, जिसमें वेलोसिटी का भी इस्तेमाल हो और उसके साथ साथ डिस्प्लेसमेंट का भी इस्तेमाल हो, वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट रिलेशन। अब यहाँ पे इस रिलेशन को प्रूव करने के लिए टारगेट क्या है, अब टारगेट यह है v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as को प्रूव करना है। किसको यूज करके, वीटी ग्राफ को। तो एक बात तो क्लियर है कि जो डायग्राम हमने पिछले केस में बनाई थी, डायग्राम वही की वही रहेगी, डायग्राम में कोई केस नहीं है। यानी कि एक ये सुकून की बात है कि हमने 3 इक्वेशंस प्रूव की और इन तीनों इक्वेशंस में जो डायग्राम है, जो ग्राफ हम बना रहे हैं वीटी ग्राफ, वो सेम ही है। तो आपको इस बात की चिंता करने की जरूरत नहीं है कि किस इक्वेशन में कैसा ग्राफ बनेगा। तो ये लीजिए, पहला स्टेप हमारा कंप्लीट हो जाता है कि हमने ग्राफ को ड्रॉ कर लिया। दिस इज दी वीटी ग्राफ। अब इस केस में वही पुरानी बातें, ओरिजिन से ये वाला इनिशियल वेलोसिटी है, ये हमारे पास क्या आ जाएगा, एक फाइनल वेलोसिटी, और ये एक्सिस हमारे लिए किसके लिए काम करेगी, टाइम के लिए। दूसरी बात जो सामने आती है कि ये हमें स्लोप के बारे में बताएगा, ये एंगल थीटा, और नंबरिंग को जो आप इसमें नेमिंग दे सकते हो, दिस इज ओ, दिस इज ए, दिस इज बी, सी एंड डी। तो इस तरह से स्टार्टिंग जो है हमने सेम रखी और नेक्स्ट स्टेप भी कुछ वही के वही रहेंगे, कोई बदलाव नहीं आएगा। जैसे कि सबसे पहला कि वी नो दैट एरिया अंडर VT graph is always equal to, in this case, area of trapezium. Similarly, ये भी बोला जा सकता है कि एरिया ऑफ VT ग्राफ किसके बराबर होगा, ये हमेशा डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट के बराबर होगा। So we can say that कि डिस्टेंस किसके बराबर आ गया, दैट इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रेपेजियम। ये अगर मैंने 3 लाइंस लिखी हैं तो इन 3 लाइंस से आप समझ गए होंगे कि जो स्टार्टिंग होने वाली है वो सारी की सारी सेम होने वाली है कि हमें क्या करना है, अब डिस्टेंस कितना, s इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रेपेजियम मतलब हाफ, फॉर्मूला वही का वही, सम ऑफ पैरेलल लाइंस OA प्लस BD, सम ऑफ पैरेलल लाइंस OA प्लस BD इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। परपेंडिकुलर डिस्टेंस कौन सा, ये वाला, और ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना है, दैट इज AC। वैल्यूज को पुट करेंगे, S इक्वल टू हाफ, OA कितना गिवन है U, BD कितना गिवन है V, और AC कितना है गिवन है, दैट इज टाइम T। S इज इक्वल टू UT प्लस हाफ AT स्क्वायर हो, चाहे V स्क्वायर माइनस U स्क्वायर इज इक्वल टू 2AS हो, स्टार्टिंग दोनों की सेम है। अब सोचने का कॉन्सेप्ट भी सेम है कि रिक्वायरमेंट क्या है। रिक्वायरमेंट है कि हमें V चाहिए, U चाहिए, A चाहिए और S चाहिए। अवेलेबल क्या है, U है, V है, टाइम है, S है, लेकिन क्या नहीं है, वो है A। हमें यहाँ पे V को हटाकर क्या पता करना है, एक्सेलरेशन के बारे में पता करना है। V तो है वहां पे, लेकिन टाइम नहीं है, वहां पे टाइम नहीं है, यहाँ पे टाइम है, तो टाइम को हम कंप्लीट करना चाहते हैं, यानी कि टाइम को खत्म करके यहाँ पे एक रिलेशन लेकर आएंगे जिसमें वो कंप्लीट हो जाए और एक्सेलरेशन भी आ जाए। तो उसके लिए कंसेप्ट क्या करेंगे, कंसेप्ट वही पुराना, हम तो एक ही इक्वेशन को जानते हैं, वो है V इज इक्वल टू U प्लस AT। यहाँ से आप क्या कर सकते हो, अगर AT के बारे में सोचूं तो ये बन जाएगा V माइनस U, यानी कि T को मैं क्या सोच सकता हूँ, V माइनस U अपॉन A। ये इक्वेशन मैं किस में पुट कर सकता हूं, आई कैन पुट दिस इक्वेशन इन रिलेशन नंबर 1। तो ये टाइम की इक्वेशन को आप 1 नंबर रिलेशन में अगर पुट कर दो तो आंसर कितना आएगा, S इक्वल टू हाफ U प्लस V, यानी कि इसको मैं V प्लस U भी बोल सकता हूं, प्लस में है तो कोई फर्क नहीं पड़ता, साथ में आ जाएगा V माइनस U अपॉन एक्सेलरेशन वो कितनी A। तो इस तरह से टाइम कंप्लीट
किया, खत्म किया और एक्सेलरेशन को इन्वॉल्व करवाया। अब क्वेश्चन ये है कि आगे कॉन्टिन्यूटी कैसे बनाई जाए, आगे किस तरह से कॉन्टिन्यूटी बनाई जाए। तो मैं ऑब्जर्व कर रहा हूं कि यहाँ पे मेरे पास v प्लस यू आ रहा है और ये आ रहा है v माइनस यू। अगर मैं थोड़ा सा मैथमेटिक्स को फोकस करूं तो वहां पे मेरे पास एक फॉर्मूला है कि a प्लस बी एंड a माइनस बी किसके बराबर होता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के बराबर होता है। तो इसका मतलब यहाँ पे मैं ये अप्लाई कर सकता हूँ कि s जो है वो किसके बराबर है, दैट इज इक्वल टू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर अपॉन 2a। तो ये लीजिए क्लियर हो गया कि वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर किसके बराबर आ गया, दैट इज इक्वल टू 2as। राइट डाउन द न्यूमेरिकल। A car moving on a straight highway, with a speed of 20 meter per second, with a speed of 20 meter per second, is brought to stop within a distance of 100 meter. What is the retardation of car? What is the retardation of car? And how long does it retardation of car and how long does it take by the car to stop? तो ये नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू एस की इक्वेशन को यूज करने के लिए। ये मैं आपको पहले बता रहा हूं, हालांकि ये सोचना आपको होगा कि इक्वेशन कौन सी यूज करनी है, पर आज आपको मैं इतना हिंट दे रहा हूं। अब यहाँ पे इस रिलेशन को, इस न्यूमेरिकल को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले न्यूमेरिकल की सेंस को समझना जरूरी है कि न्यूमेरिकल कह क्या रहा है। न्यूमेरिकल के अकॉर्डिंगली कहते हैं गाड़ी है जो स्ट्रेट हाईवे पे मूव कर रही है, कितनी स्पीड के साथ, 20 मीटर पर सेकंड स्पीड के साथ, और उसको रोक दिया जाता है कितने डिस्टेंस बाद, 100 मीटर के बाद। ये बात बहुत बड़ी ही इंपॉर्टेंट आई हमारे पास कि ये गाड़ी मूव कर रही है एक हाईवे पे, ये गाड़ी मूव कर रही है हाईवे पे कितनी स्पीड के साथ, 20 मीटर पर सेकंड की स्पीड के साथ, और यहाँ पे आके वो रुक जाती है और डिस्टेंस उस गाड़ी का कितना है, वो रुकती कितने डिस्टेंस बाद है, 100 मीटर पर आवर, 100 मीटर की दूरी पर। और साथ के साथ ये भी बता दिया कि उसका जो रिटार्डेशन है वो पता करना है, ये बताया है। और दूसरा पूछा है आपसे हाउ लॉन्ग डज इट टेक फॉर द कार टू स्टॉप। हाउ लॉन्ग मतलब ये आपको दो पता करनी है, एक तो रिटार्डेशन का दूसरा नाम एक्सेलरेशन। रोकी है तो रिटार्डेशन होगी, आप लोगों को ये बात मालूम है ऑलरेडी। दूसरा समय कितना लगेगा, गाड़ी को रुकने में समय कितना लगेगा। क्लियर है जी। तो जैसे ही रिटार्डेशन आनी शुरू हुई तो गाड़ी रुकनी शुरू हो रही है, तो वो रिटार्डेशन से गाड़ी के रुकने तक का जो समय है वो कितना लगेगा। सो इन दो वैल्यूज के अकॉर्डिंगली हमने इस न्यूमेरिकल को सॉल्व करना है। एक तो है डिस्टेंस दिया हुआ, दूसरा है 20 मीटर पर सेकेंड। एक बात तो यहां से क्लियर हो जाती है, वो क्या कि जो गाड़ी की स्टार्टिंग वेलोसिटी है वो कितनी है, गाड़ी की स्टार्टिंग वेलोसिटी है 20 मीटर पर सेकेंड, और जब गाड़ी रुकी तो ये बात भी क्लियर होगी कि फाइनल वेलोसिटी क्या है, 0 है। अगर गाड़ी रेस्ट से स्टार्ट होती तो इनिशियल वेलोसिटी 0, अगर गाड़ी को स्टॉप किया गया है दैट मींस उसकी फाइनल वेलोसिटी क्या है, फाइनल वेलोसिटी 0 है, मतलब v क्या रहेगा यहाँ पे, 0 रहेगा। अब यहां से बहुत काम हमारा आसान हो गया, हमारे पास v भी है, हमारे पास u भी है, हमारे पास डिस्टेंस है कितना, 100 मीटर। तो तीन वैल्यूज होने के बाद अगर मैं a ढूंढने की कोशिश करूं तो आज की वो इक्वेशन जो हमने प्रूव की है वो आराम से यहाँ पे अप्लाई हो सकती है। और वो इक्वेशन क्या है, दैट
v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इक्वल टू 2as। v की वैल्यू 0 माइनस u स्क्वायर कितना 20 का स्क्वायर इक्वल टू 2 इंटू a इंटू डिस्टेंस कितना दैट इज 100 मीटर। तो ये हो गया हमारे पास माइनस 4 इक्वल टू 200। ये हमारे पास फाइनल वैल्यू है। तो यहाँ पे हमारे पास ये वैल्यूज जो हैं वो कैंसिल होगी, 100 के साथ 100 जो है वो हमारे पास कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, ये सॉरी ये हमारे पास 400 आया, तो ये वैल्यू इसके साथ कैंसिल, तो आंसर कितना आ गया -4/2 दैट इज इक्वल टू -2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। आपको रिटार्डेशन के केस में ये चिंता करने की जरूरत नहीं कि सर रिटार्डेशन है तो एक्सेलरेशन तो नेगेटिव आएगा, लेकिन आंसर में नेगेटिव कैसे लेकर आए, वो अपने आप ही आएगा। कैलकुलेशन ही इस प्रकार की हो जाएगी, आंसर अपने आप नेगेटिव में आना शुरू हो जाएगा। तो इससे आपको ये भी हिंट मिल जाता है कि यू आर गोइंग गुड, आपका न्यूमेरिकल सही चल रहा है। तो पहला केस खत्म। फिर ए भी आ चुका है, अब पूछा है टाइम कितना लगेगा। तो सेकंड केस नंबर 2 टाइम ढूंढने के लिए, तो टाइम ढूंढने के लिए वही फॉर्मूला जो हम हमेशा इस्तेमाल करते हैं, v इज इक्वल टू यू प्लस एटी। अगर कोई बोले सर हम ये इक्वेशन वो नहीं यूज कर सकते, s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ एटी स्क्वायर, बिल्कुल यूज कर सकते हो, लेकिन उसमें थोड़ी सी कैलकुलेशन जो है आपकी बड़ी हो जाएगी। यहाँ पे थोड़ा सा जल्दी आपका कंप्लीट हो जाएगा कॉन्सेप्ट कि v की वैल्यू आपके पास जीरो है, u आपके पास कितनी है 20 प्लस एक्सेलरेशन ये हमारे पास गिवन है -2 इंटू टाइम t। तो ये हो जाएगा माइनस, उधर लेकर जाएंगे तो ये बन जाएगा 2t इक्वल टू 20, ये और ये कैंसल, टाइम कितना हो जाएगा दैट विल बी इक्वल टू 10 सेकेंड्स। तो ये हमारे पास कंप्लीट हो जाता है कॉन्सेप्ट कि गाड़ी की रिटार्डेशन कितनी आई -2 और गाड़ी का समय कितना है दैट इज 10 सेकेंड्स। क्लियर है बच्चों? सो इस तरह से हम हमेशा क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट जो सेशन हम लगाने लगे हैं उसमें हम इक्वेशंस को ड्राइव करेंगे, लेकिन वीटी ग्राफ के साथ नहीं, कैलकुलस मेथड के साथ। कैलकुलस मेथड मतलब इंटीग्रेशन, डिफरेंशिएशन, उसकी अभी प्रैक्टिस करनी बाकी है। तो उस मेथड के साथ की इंटीग्रेशन या डिफरेंशिएशन करके भी हम ये इक्वेशंस को प्रूव कर सकते हैं, मैथमेटिक्स को यूज करके हम ये इक्वेशंस प्रूव कर सकते हैं। तो उनके लिए हमारा नेक्स्ट लेक्चर जो डेडिकेट रहेगा। इसके साथ साथ जैसे जैसे मैं वो इक्वेशंस के लिए ये फॉर्मूला प्रूव करता जाऊंगा, ऐसे ऐसी एक एक न्यूमेरिकल भी उनके साथ मैं करवाऊंगा ताकि आपकी प्रैक्टिस जो है वो डबल हो सके। तो आने वाले कुछ लेक्चर इसी को ही लेकर डेडिकेटेड होंगे और मेरी ये कोशिश है कि आपके यूनिफॉर्म एक्सेलेरेटेड मोशन के जितने वैरायटी ऑफ न्यूमेरिकल्स हैं वो आपके साथ में डिस्कस करूं। ठीक है, पूरी डिटेल के साथ चलते हैं। हमारे साथ जुड़ने का खासियत ही ये है आपको कि हम बिल्कुल भी शॉर्टकट वे से नहीं चलेंगे कि ये इक्वेशन तो आपने प्रूव की हुई है, आज इसकी जरूरत नहीं है, सीधा न्यूमेरिकल को हिट करते हैं। नहीं, हम बेस से शुरू करेंगे, प्रूव करेंगे, न्यूमेरिकल प्रूव करेंगे और उसको देखेंगे कि उसके वैरायटी ऑफ न्यूमेरिकल्स कैसे बन सकते हैं। तो सी यू नेक्स्ट लेक्चर। थैंक यू।